नमस्कार मित्रों, आज अपन चर्चा करेंगे। आज आप पूरे दिन से ये टीवी पर मीडिया में ये देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र सरकार कोई सियासी संकट में आ गई है और महाराष्ट्र के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है जो एकनाथ जी शिंदे, वो अपने साथ कोई 30-35 एमएलए लेकर के जो सूरत चले गए हैं, किसी होटल में हैं। ऐसी चर्चा आप पूरे दिन से सुन रहे होंगे। तो मित्रों, अपन चर्चा ये करेंगे कि क्या किसी पार्टी के जो चुने हुए एमएलए है, क्या वो किसी दूसरे दल में जा सकते हैं और क्या किसी दूसरे दल पर जाने पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। अगर ऐसा हो तब तो कोई भी जो चुने हुए एमएलए हैं वो कभी भी किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएंगे और वर्तमान सरकार गिर करके दूसरी सरकार बन जाएगी। तो अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाए तब तो ये हो जाएगा कि विभिन्न राज्यों की सरकारें हैं वो उथल पुथल में ही लगी रहेगी। कभी वो सरकार गिर रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, एमएलए बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, तो ये समस्या हो सकती है। हालांकि अपने संविधान निर्माण के समय ये समस्या जो है इसका निराकरण कोई रखा गया नहीं था, क्योंकि उस समय ये मान लीजिए कि इमेजिन ये किया संविधान निर्माताओं ने कि हमारे जो नेता है, हमारे एमएलए, हमारे एमपी है, वो इस प्रकार से बिकेंगे नहीं या गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन बाद में यह परिपाटी बनी कि कई सारे जो एमएलए हैं वो किसी कारणों से, कुछ भी कारण हो सकते हैं, हो सकता है वो एमएलए सही भी हो, वो जिस पार्टी से चुने हुए हैं उस पार्टी के मुख्यमंत्री है या उनके जो लीडर है वो हो सकता है कि उनकी कोई बातें नहीं सुन रहे हो, वो लोकतंत्र के विपरीत कोई कार्य कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो सारे गलत ही हो। लेकिन चूंकि कई सरकारें बनना गिरना इसी में लगी रहती थी, फिर सरकारों का ध्यान डेवलपमेंट पर भी नहीं हो, क्योंकि मुख्यमंत्री का ध्यान या मिनिस्टर्स का ध्यान तो इसी पर रहेगा कि हमारे जो एमएलए सारे सेटिस्फाइड है कि नहीं, वो कहीं छोड़ करके किसी दूसरे दल में नहीं चले जाए। तो कुल मिलाकर के इससे डेमोक्रेसी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। इस कारण से सबसे पहले 1985 में हमारे संविधान में 52वां संशोधन एक्ट बना, अधिनियम। देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम अलग चीज है और विधेयक अलग चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये विधेयक को अपन बिल कहते हैं और अधिनियम को एक्ट कहते हैं। जब संसद में कोई संविधान में संशोधन के लिए कोई बिल लाया जाता है तब उसको विधेयक बोलते हैं। उस विधेयक के नंबर अलग होते हैं और हो सकता है कि सारे विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास होकर के एक्ट नहीं बने, लेकिन जो राज्यसभा लोकसभा में पास होकर के जो एक्ट बन जाता है उसको अपन अधिनियम कहते हैं। तो बिल के नंबर किसी भी के अलग होंगे और एक्ट के नंबर भी अलग होंगे। तो यह जो है 52वां संशोधन अधिनियम है, एक्ट है, यानी कि यह बिल पास होकर के फिर एक्ट बना। यह जो अधिनियम है उसको अपन बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम, 10वीं अनुसूची में इसको डाला गया। तो आज अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये दल बदल अधिनियम होता क्या है और ये क्यों बनाया गया। तो जब 1985 में यह अधिनियम बनाया गया तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि ये जो एमएलए एमपी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या किसी पार्टी के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव रखा गया या विश्वास प्रस्ताव रखा गया, तो अपनी पार्टी के विप के विरोध में जाकर के अगर वो किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में मतदान दे देते हैं या एब्सेंट भी रह जाते हैं, तो उनकी जो है, उनकी मेंबरशिप जो है, उनकी विधायकी या सांसदीय है, उसको अयोग्य किया जाए, खारिज किया जाए, ताकि ये दल बदल करने की जो उनकी भावना है वो थोड़ी हतोत्साहित हो। तो जब 1985 में ये एंटी डिफेक्शन लॉ बना था उस समय ये किया गया कि देखिए, अगर किसी भी पार्टी की जो टोटल मेंबर है उस सदन में, उसके मिनिमम 1/3 सदस्य, 33% मेंबर अगर पार्टी विप के विरुद्ध जाकर के किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी मेंबरशिप खारिज नहीं होगी, वो अयोग्य नहीं होंगे। यानी कि मान लीजिए किसी पार्टी के किसी सदन में 100 एमएलए हैं, तो उसमें से अगर 33 एमएलए अगर
अपनी पार्टी के विरोध में जाकर के किसी दूसरी पार्टी को सदन में वोट करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के उस पे एंटी अगर वोट करते हैं, तब इनकी योग्यता खारिज नहीं होगी। यह देखिए इसलिए रखा गया होगा 33% का आंकड़ा क्यों रखा गया कि देखिए ऐसे भी नहीं हो कि बिल्कुल ही अगर किसी को मना ही कर दे कि आप दल बदल कर ही नहीं सकते, तब थोड़ा सा डेमोक्रेसी के विरोध में भावना ये होगी कि मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री बन गया, अब अगर उसको पता हो कि ये मेरी जो पार्टी के एमएलए हैं उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, अब तो मैं 5 साल पक्का ही मुख्यमंत्री हूं, तो वो बिल्कुल फिर उनकी कोई भावनाओं की कद्र करेगा ही नहीं, वो उनके कोई काम करेगा ही नहीं। हो सकता है कि वो तानाशाह बन जाए। तो थोड़ा सा एमएलए के भी पावर रहे उनके हाथ में, इसलिए ये उस समय 1/3 का रखा गया कि देखिए अगर ऐसा, इसके पीछे की फिलॉसफी ये है कि अगर मान लो 100 में से 33 एमएलए अगर नाराज है, तो इसका मतलब ये है कि देखो एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 5 व्यक्ति गलत हो सकते हैं, 10 व्यक्ति गलत हो सकते हैं, लेकिन 33 व्यक्ति तो गलत नहीं होंगे। इसका मतलब कोई ना कोई वहां पर उनकी वास्तव में जो है वहां का सीएम गलत है, तानाशाह हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा अपन मान सकते हैं। इसलिए ये डेमोक्रेसी की भावना को रखने के लिए ये 33 का नियम रखा गया। लेकिन फिर भी कई बार ये वापस परिपाटी लगी रही, कई जगह 33% एमएलए को तो सेटिस्फाइड करना, हॉर्स ट्रेडिंग कह दो या और कुछ भी कह दो, आसान हो जाता है। तो फिर जो है बाद में ये, इसके बाद में 91वां संशोधन अमेंडमेंट जो लाया गया 2003 में, 2003 में इसमें वापस एक नया अमेंडमेंट लाया गया और उसमें इस 1/3 की जगह कर दिया गया 2/3, यानी कि 66%। अगर किसी पार्टी के 66% एमएलए या एमपी अगर पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं, सदन में उनकी जो अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, तो उनके अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, उसको मर्ज माना गया, उसको उस पार्टी का विलय माना जाएगा। जैसे मान लीजिए बीजेपी के किसी सदन में 100 एमएलए हैं और उन 100 में से 66% एमएलए जो है वो अगर दूसरी किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो उनकी जो है वो अयोग्य नहीं होंगे। ये थोड़ा सा अपन मानते हैं कि डेमोक्रेसी की भावना, कम से कम देखो 100 में से 66% लोग अगर फेवर में नहीं है, तब तो समझिए कि वो पार्टी एक, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है उनके साथ में है। तब इसको एक डेमोक्रेसी की भावना का रखने के लिए यह किया गया। वर्तमान में जो आज की डेट में रूल ये है कि अगर किसी पार्टी के 66% विधायक या एमपी जो है अगर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, अपनी पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट में अगर वोट करते हैं, तो वो अयोग्य नहीं होंगे, उनको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और उनका वोट जो है वैलिड होगा। अब जैसे देखिए आज जो महाराष्ट्र वाली जो घटना हो रही है, उसमें देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलए हैं 56। महाराष्ट्र में वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, हालांकि वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो है बीजेपी है, 106 एमएलए बीजेपी के पास में है, लेकिन ये शिवसेना और ये अपने शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों ने मिलकर के वहां पर सरकार बनाई हुई है। 288 टोटल जो है वहां पर महाराष्ट्र में टोटल जो एमएलए है वो 288 है, तो 144 एक एमएलए की भी सीट खाली है, तो 144 टोटल मेंबर चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब जो आज की जो घटना हो रही है उसमें यह है कि शिवसेना के पास में एमएलए है 56। अगर इस शिवसेना के 56 एमएलए में से अगर 66% एमएलए अगर पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, यहां मान लो अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है और इस 56% के 2/3, इसका 60% लगभग होता है 37। तो यह एक फिगर आप ध्यान में रखिए कि अगर शिवसेना के 37 एमएलए जो है वो अगर मान लो महाराष्ट्र में सदन में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो 37 एमएलए अगर शिवसेना के व्हिप के अगेंस्ट में मतदान करते हैं और अगर अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है सरकार को गिराने के लिए उसके पक्ष में अगर मतदान करते हैं, तो वो अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे और उनका वोट जो है वो वैलिड माना जाएगा। और अगर जो बचे हुए 144 का आंकड़ा फिर अगर ये जो तीनों पार्टियां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिला करके नहीं हासिल कर पाती है तो सरकार गिर जाएगी। अब आपको दूसरा बात बताता हूं मैं आपको कि मान लीजिए शिवसेना के 37 एमएलए जो है नहीं हुए
और 30 एमएलए हुए या 35 एमएलए हुए, 35 एमएलए ने ही मान लो अविश्वास प्रस्ताव के दिन जो है वो शिवसेना के अगेंस्ट में उन्होंने वोट किया, तब क्या होगा? तब देखिए इसमें जो मूल समझने वाली बात यही है कि अभी कुछ दिनों पहले देखिए 2 साल पहले मध्य प्रदेश में भी सरकार गिरी कांग्रेस की, उसके पहले कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार गिरी थी। तो उसमें जो है हालांकि उसमें 2/3 मर्ज नहीं हुए थे एमएलए, लेकिन फिर भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और सरकारें गिरी। तो आपके दिमाग में यह पॉइंट आएगा कि जब 66% या 2/3 एमएलए मर्ज नहीं हुए कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश और कर्नाटक का जो घटनाक्रम है, तो फिर वो अविश्वास प्रस्ताव कैसे पास हुआ और सरकारें कैसे गिरी? तो ये मैं आपको बात बताता हूं कि मान लीजिए यही घटना हो जाए कि यह जो आज जो एकनाथ शिंदे जी है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, आज जो उनके नेतृत्व में उनकी तरफ से ये घोषणा हुई है कि 35 एमएलए जो है मेरे साथ में है आज की तारीख में। तो एकनाथ शिंदे कौन है, एक बीच में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र में ठाणे जिला है, मुंबई के पास में थाना, वहां के 4थी बार के विधायक है शिवसेना के। और महाराष्ट्र में एक आनंद दिघे, ठाणे में आनंद दिघे करके एक शिवसेना के बहुत बड़े नेता हुए हैं। कहते हैं कि बाल ठाकरे के बाद में शिवसेना में अगर कोई दमदार कोई नेता हुआ है तो वो आनंद दिघे हुआ है। ठाणे जो है एक जिला भी है और बहुत बड़ा सिटी है महाराष्ट्र में। अपनी जो आप लोग पढ़ते होंगे कि 1853 में जो पहली ट्रेन चली थी भारत में, वो बॉम्बे के वीटी स्टेशन से, जिसको अभी सीएसटी कहते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, उस वीटी से लगा करके ठाणे के बीच में सबसे पहली भारत की ट्रेन चली थी अंग्रेजों के टाइम में 1853 में। तो ये वही ठाणे है। उस ठाणे में आनंद दिघे करके एक बहुत ही ऑनेस्ट और बड़े दमदार एक नेता शिवसेना के हुए हैं। हालांकि बाद में उनकी बीच में मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन उनकी जो इमेज थी, अनमेरिड थे, शिवसेना के कार्यालय में रहते थे और भगवान, लोगों में उनकी एक भगवान की छवि थी कि आनंद दिघे के पास में अगर कोई पीड़ित व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति को गया है तो उसके साथ में न्याय होता था। और समझिए कि बहुत एक दमदार व्यक्ति थे। उनकी अंगुली पकड़ करके यह जो है एकनाथ शिंदे जी है जो राजनीति में आए थे। ऐसा सुनते हैं कि वो ठाणे में ऑटो चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, ऑटो ड्राइवर थे और फिर शिवसेना में आए। तो उनके साथ में, उनके नेतृत्व में उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट ये किया है कि बाला साहब ठाकरे की और आनंद दिघे की जो पार्टी की जो विचारधाराएं थी, आज की जो शिवसेना है वो उस विचारधारा से हट करके काम कर रही है और ये हमको स्वीकार नहीं है। और उन्होंने आज भी उद्धव ठाकरे से बात भी की, फोन पर ये भी सुना अपन ने कि 20 मिनट बात की। उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना वापिस पुराने तरीके से अगर बीजेपी के साथ में गवर्नमेंट बनाती है तो हम लोग आपके साथ में, हम लोग एनसीपी और कांग्रेस के साथ में अब नेक्स्ट सरकार आपका साथ नहीं दे सकते, ऐसा एकनाथ शिंदे जी ने कहा था। चलो छोड़िए, अब मैं बात ये कह रहा हूं कि यह जो मान लो 37 होने चाहिए 2/3 के लिए, लेकिन 37 हो नहीं रहे, मान लीजिए 35 ही हो रहे, तब क्या वो अयोग्य घोषित होंगे और क्या वो अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा? तो मैंने आपको उदाहरण दिया मध्य प्रदेश और कर्नाटक का। वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ उन कांग्रेस के एमएलए पर, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और वहां पर कांग्रेस की सरकार गिरी। तो इसके ये पॉइंट एक ये है कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सदन में और वहां पर मान लो महाराष्ट्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और ये 35 एमएलए जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट करते हैं अपने शिवसेना के विप का उल्लंघन करते हुए, तो देखिए ये लोग अयोग्य तो घोषित होंगे, लेकिन जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया है उस टाइम वो अयोग्य घोषित नहीं होंगे। जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया वो वोट तो वैलिड माना जाएगा उस दिन। वो मान लीजिए जैसे नेक्स्ट जुलाई में, जैसे 1 जुलाई को मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव आया और 1 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में इन 35 एमएलए ने शिवसेना के वोट कर दिए, तो उस दिन 1 जुलाई को वो अयोग्य नहीं होंगे। 1 जुलाई को उनका वोट वैलिड माना जाएगा। और अगर शिवसेना जो उनका जो युति है महाविकास आघाड़ी, वो अगर आघाड़ी जो है, जो उनका गठबंधन है, वो 144 का आंकड़ा नहीं कर पाते हैं तो उनकी सरकार उस दिन गिर जाएगी, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव वैलिड हो जाएगा उस दिन। उसके बाद में जो है ये प्रोसेस होगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10 दिन बाद में जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है उनको अयोग्य घोषित करेगा।
तो एक बात तो ये आपके पॉइंट समझ में एक आ गई होगी कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव के दिन वोटिंग होगी उस दिन उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, उनका वोट जो है वो वैलिड माना जाएगा, उसके बाद में जरूर वो अयोग्य हो जाएंगे। तो ये जो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी यही घटनाक्रम हुआ, उसके बाद में उनको अयोग्य ठहरा दिया गया। उसके बाद में क्या होता है, जितने भी जैसे ये 35 लोग अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे, उन 35 जगह पर फिर जो है उपचुनाव होंगे, सीटें खाली हो गई, उन पर बाई इलेक्शन होंगे। अब वो 35 लोग तो अयोग्य हो गए। अब यहां पर मान लो जो एंटी में वोट करते तो पहले से उनको कहीं ना कहीं से बीजेपी या किसी पार्टी ने आश्वासन दिया होगा कि हम आपको वापस टिकट देंगे, आपको चुनाव में हमारी पार्टी की ओर टिकट देंगे। ऐसा ही कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था। तो यह उनको आश्वासन मिल जाता है, फिर वापस वहां पर चुनाव होंगे और चुनाव देखिए उसमें 6 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो फिर देखिए फिर सरकार कैसे बनेगी। मान लीजिए ये 35 लोग अयोग्य हो गए, उसके बाद में जो 288 टोटल जो वहां की महाराष्ट्र की जो सदन की संख्या है उसमें से ये 35 लोग अयोग्य हो गए, ये माइनस हो गए। फिर जो पीछे जो बचे हुए एमएलए है उनका बहुमत, इसमें से जो भी जैसे ये जो भी मेंबर होंगे, जो भी इसके पीछे जो बैलेंस जो 35 माइनस करने के बाद में जो भी बैलेंस बचेगा एमएलए का, उनके में फिर जिसके पास भी बहुमत होगा वो राज्यपाल के पास में जाएगा। वो राज्यपाल के कहेगा कि मेरे पास में बहुमत है, मेरे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करो। उस समय राज्यपाल की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है और राज्यपाल जो है जिसके पास भी एक बार बहुमत जिसको साबित करने के लिए उसको इनवाइट कर सकता है सरकार बनाने के लिए, और सरकार बनने के बाद में उसको विश्वास प्रस्ताव जो है बहुमत साबित करना उसको होता है। तो जो रेस्ट जो बचे हुए हैं उसका 51% जिसके पास भी बहुमत होगा वो सरकार बनाने के लिए आ सकता है। और फिर जो है तब तक नेक्स्ट 6 मंथ में वगैरह उनको उपचुनाव करवाने पड़ते हैं। फिर जो 35 सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें कितने लोग जीत के आते हैं, उसके बाद में जो भी सदन का उसमें जो बहुमत होगा वो नेक्स्ट वापस गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है, उसमें राज्यपाल की वगैरह भूमिका वापस होती है। तो एक तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में है कि उसमें जो स्पीकर है विधानसभा का अध्यक्ष, उसकी भी काफी महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो भी उसको कितने टाइम बाद में उनको अयोग्य ठहरा है, उसके बाद में काफी उसके विवेकपूर्ण अधिकार है। हालांकि यह जो एंटी डिफेक्शन लॉ है अब इसमें ये हो गया, इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, इसका हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू भी हो सकता है। इसलिए यह बहुत ज्यादा इसमें संभावना इतनी नहीं रहती है कि कोई स्पीकर बहुत ज्यादा मनमानी कर दे, लेकिन यह है कि काफी सारा इसको जो अधिकार जो है स्पीकर को इसके बारे में है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो उस दिन लागू नहीं होगा जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव है, उस दिन उनका वोट वैलिड माना जाएगा, उस दिन सरकार गिरेगी, उसके बाद में जो है वो अयोग्य घोषित होंगे। लेकिन वापस बाई पोल होता है, उपचुनाव होते हैं, उसमें वापस वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ करके जीत करके वापस वो सदन में आ सकते हैं। एक जो मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ था उसमें उन एमएलएज ने ये किया था कि उन्होंने इस्तीफा दिया था, रिजाइन दिया था अपने एमएलए के पोस्ट से। वो इस्तीफा देने का कारण उनका ये था कि उनका जो गणित बैठ रहा था उस गणित के हिसाब से मान लो अगर 25 लोग 30 लोग इस्तीफा दे दें और जो पीछे बचे हुए उन इस्तीफा देने के बाद में जो रेस्ट रिमेनिंग जो बचे हुए एमएलए है उनमें फिर किसके पास बहुमत है, तो उसमें फिर वहां बीजेपी का बहुमत हो रहा था। तो मध्य प्रदेश में उन लोगों ने सरकार बनाई, फिर वापस बाई इलेक्शन हुए और उनमें उन लोगों को टिकट वगैरह दिए गए। तो ये इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ से बचा जाए, अयोग्य होने से बचा जाए। हालांकि इस्तीफा दे दिया तो एक प्रकार से वो अयोग्य ही मान लो, वापस तो उनको इलेक्शन लड़ना ही है, लेकिन फिर भी एक बार अयोग्यता के ठप्पे से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन जो है यह जो है कि वापस इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। तो यह जो है 2/3 से कम अगर है तो उनको वो जो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लगेगा, वो अयोग्य घोषित होंगे। तो अगर रिजाइन कोई करता है, वो मध्य प्रदेश वाले घटनाक्रम में आपको हुआ कि बेंगलुरु चले गए थे बीजेपी वाले एमएलए, उन्होंने वहां पर मेल से रिजाइन भेजा, तो मध्य प्रदेश ने स्पीकर में कहा क्या मालूम वो किसी दबाव में हो तो मेरे सामने आकर के इस्तीफा दे। फिर उनकी वो परेड वगैरह करवाई गई, फिर वो विधानसभा अध्यक्ष सेटिस्फाइड हुए। तो यह कुछ घटनाक्रम जो चलता है। कुल मिलाकर के अगर इस्तीफा भी देगा वो तो भी वो सदन में उनकी संख्या कम हो गई, जो रिमेनिंग जो बचे हुए उनका बहुमत काम आएगा और फिर जो है बाई पोल होंगे, उपचुनाव होंगे, उसके बाद में जो कितनी सीटें वगैरह है। तो
दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नंबर एक, अविश्वास प्रस्ताव पर जिस दिन वोटिंग होगी उनका जो है वोट मान्य होगा उस दिन वो अयोग्य नहीं होंगे। वोट देते समय अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में उन्होंने वोट दिया अपनी पार्टी के विप का उल्लंघन करके, लेकिन जो वोट दिया उन्होंने वो वैलिड है, वो वोट वैलिड है, सरकार उस दिन गिरेगी। वो बाद में अयोग्य होंगे, दूसरे दिन, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब भी स्पीकर होगा वो उनको अयोग्य करेगा। अयोग्य होने के बाद अगर रीपोल होते हैं तो वापस वो चुनाव लड़ सकते हैं किसी भी पार्टी से। तो ये थोड़ा सा ये अपन इसको माने अगर कि ये क्यों 2/3 का प्रावधान क्यों कर दिया, इसको बंद ही कर देना चाहिए। तो अगर बिल्कुल ही इस पर रोक लगा दी जाए मान लो, तो ये थोड़ा सा डेमोक्रेसी के विरोध में होगा। ये फिर क्या होगा कि एमएलए बन गए बेचारे, अब बन गए फिर उनका कोई 5 साल तो कोई पावर ही नहीं, उनका सीएम जो है फुल दादागिरी चला रहे हैं, उनके हाथ में बेचारों को कुछ हाथ में ही नहीं, तो डेमोक्रेसी भी जिंदा रहे इस कारण से। या आप ये बीच में अभी कई सारे इसमें लिटिगेशन भी चल रहे हैं कि अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ किसी एमएलए पर चलता है तो उसको 6 साल के लिए उसको अपात्र कर दो कि वो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाए। तो अगर इतना कठोर इसको बना दिया जाए तो थोड़ी सी जो है लोकतंत्र की भावना के ये थोड़ा सा विपरीत होगा। इसलिए काफी सारे इसमें अभी भी कई सारे लिटिगेशन लगे हुए हैं। ये राजस्थान का भी आप लोग जो बसपा के जो एमएलए हैं वो 6 एमएलए कांग्रेस में मर्ज कर गए, लेकिन वहां पर भी विवाद, ये भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि उनको जो सदन का जो राजस्थान में जो विधानसभा में उनके बसपा के सदन के नेता है उन्होंने तो मर्ज कर लिया, लेकिन उनके पार्टी की जो प्रदेशाध्यक्ष है, राष्ट्रीय पार्टी है बसपा, तो उन्होंने इसको वैलिड नहीं माना है कि हम तो इससे सहमत नहीं है। तो कुल मिलाकर के यह आपको एंटी डिफेक्शन लॉ जो समझ में आ गया होगा। तो आज की जो महाराष्ट्र में मान लो एकनाथ शिंदे जी जो लोगों को लेके गए हैं, पहली बात तो ये इसमें आपको समझ में आ गई कि अगर 37 एमएलए उनके फेवर में है तब तो उनको किसी प्रकार की अयोग्यता पर भी उन पर लागू नहीं होती है। 37 एमएलए अगर, क्योंकि ये 2/3 वाला आंकड़ा हो जाएगा, टोटल शिवसेना के 56 एमएलए उसके 2/3 अगर लोग उसके विप के अगेंस्ट में वोट करते हैं तो उनका वैलिड, उनकी सदस्यता बिल्कुल भी खारिज नहीं होगी, वो एमएलए बने रहेंगे। और अगर वही सरकार में फिर फ्लोर टेस्ट होगा, उस फ्लोर टेस्ट में कौन सी पार्टी को क्या मिलते हैं, 144 का आंकड़ा वो ले पाते हैं कि नहीं, उसके आधार पर सरकार का बनना रहना। और अगर सरकार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है फिर जो सरकार जो अगर बनाने वाले हैं वो राज्यपाल के पास में जाएंगे सरकार गिरने के बाद में कि हमारे पास बहुमत है, मान लो देवेंद्र फडणवीस वो जाते हैं और अगर 37 एमएलए उनमें मर्ज हो गए तो वो वैलिड रहेंगे। वो देवेंद्र फडणवीस कह सकता है कि मैं सरकार बनाऊंगा, और अगर वो फिर फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट में 37 एमएलए अगर बीजेपी के फेवर में वोट देते तो उनकी सदस्यता खारिज नहीं होगी। अगर 37 से कम एमएलए है तो उनकी सदस्यता खारिज होगी, नई सरकार वापस बने या उनकी जगह बाईपोल होंगे, उनकी जगह उपचुनाव होंगे, उनको वापस जो है टिकट जो है वो कोई भी पार्टी से टिकट में चुन करके चुनाव से जीत करके वो वापस एमएलए बन सकते हैं। नहीं तो अगर 37 से कम संख्या में, 2/3 से कम संख्या में, तो उनका जो है वो मत जो है, उनकी जो मेंबरशिप है वो खारिज होगी। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आज आपको समझ में आ गया होगा, इसके परिणाम, दुष्परिणाम, किस प्रकार से राजनीति में इसका हस्तक्षेप होता है, किस प्रकार से महाराष्ट्र में ये घटनाक्रम चल रहा है, किस प्रकार से पीछे ये मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हुआ है, ये अब बात आपको समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।